नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, अब हमारे साथ आज मेहमानों का खास पैनल है। हमारे साथ हैं अमित खरे जीसीएल ब्रोकिंग के, अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के, रेनिशा चेनानी हैं ऑगमाउंट गोल्ड की, दिनेश भट्टर साहब हैं एग्री एक्सपर्ट हैं और साथ ही सुरेंद्र मेहता हैं सेक्रेटरी इब्जा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गोल्ड के साथ। गोल्ड ने आज ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और इंट्राडे में एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 64,000 रुपये तक पहुंच गया। उसके बाद करेक्शन आया है थोड़ा और इस वक्त गोल्ड में 63,500 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इंट्राडे में 64,000 के लेवल को मार्केट ने छुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हाजिर बाजार में $2120 के ऊपर भाव गया है, ऑल टाइम हाई। और फ्यूचर मार्केट में, ग्लोबल फ्यूचर मार्केट में 2150 के भी ऊपर मार्केट गया है। तेज़ी के पीछे दो बड़ी वजह, एक तो ये कि मार्केट को ये अब लग रहा है और इस बात की संभावना तेज हो रही है कि मार्च में अमेरिका में ब्याज दरें घट सकती हैं। उसका बड़ा इम्पैक्ट आया है मार्केट के ऊपर। दूसरी बड़ी वजह जो तात्कालिक वजह थी तेज़ी का, वो ये एक खबर आई कि रेड सी में अमेरिकी जंगी जहाज़ पर हमले हुए हैं। उससे सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ गई। तो इन दोनों फैक्टर ने गोल्ड को इस नई तेज़ी में सपोर्ट दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गोल्ड कहीं पैनिक रिएक्शन तो नहीं कर रहा है? खबरों के दम पर कुछ ज़्यादा तेज़ी तो नहीं आ गई है? इसी पर हम बात करेंगे। पहला सवाल सुरेंद्र मेहता जी आपसे ही। सर, आप जरा बताएं, ये तेजी टिकाऊ है? देखिए मृत्युंजय जी, जो आप कारण बताए उस कारण की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि यूएस वॉरशिप पे क्या इस तरह हुआ। ऐसी कोई पुष्टि या ऐसी कोई खबर नहीं हो। तो वो रीजन था। और फेड के जो एक मेंबर थे जिन्होंने स्टेटमेंट किया कि हम भविष्य में ब्याज की दरें नहीं बढ़ाएंगे, तो लोगों ने उसको एक्सपेक्ट किया कि वो ब्याज की दरें घटाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो दो मुख्य वजह थी, उसकी वजह से हमने ट्रिगर देखा। वो ट्रिगर आज सुबह भारतीय एशियन बाजारों के अंदर आया। हमने फ्राइडे को भी इसी प्रकार का एक ट्रिगर, जैसे कि आपने कहा, गोल्ड $2,150 के ऊपर चला गया। और अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कि गोल्ड $2,070 के आसपास ट्रेड कर रहा है, नीचे में $2,058 के आसपास गया है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो तेजी है ये टिकाऊ नहीं है। और मुझे लगता नहीं कि ये टिकेगी तेजी, क्योंकि मार्केट में जब इस प्रकार के सेंटिमेंट डेवलप होते हैं और उस खबर की पुष्टि नहीं होती है, या और जो फेड ने जो स्टेटमेंट दिया उसको लोग प्रॉपर जब एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो पता चलता है इसमें ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ये तो आप कह रहे हैं कि ये तेजी टिकने वाली नहीं है ना? तो तेजी अगर नहीं टिकेगी सर, तो भाव कहाँ तक आएगा गिर के? फिर ये बताइए। देखिए, जो एक मार्केट स्टेबिलिटी, जब गोल्ड $2,032 के आसपास आएगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी। $2,032 के आसपास गोल्ड ने दो ट्रिगर, पहला ट्रिगर $2,070 लिया और दूसरा ट्रिगर $2,150 लिया। मुझे लगता है कि गोल्ड लेवल पर वापस आ जाना चाहिए जहाँ से आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है सर, मैं आता हूँ आपके पास। रेनिशा जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है? जो बात मेहता जी कह रहे हैं कि ये पैनिक रिएक्शन है गोल्ड का और पैनिक टिकता नहीं है, तो गोल्ड एक बार करेक्ट होगा, ठीक ठाक करेक्शन आएगा। आप एग्री करती हैं? आपको भी लगता है कि हाँ करेक्शन आएगा? मुझे लगता है आज जो प्राइसेस में जिस तरह का रनअप देखा हमने, गैप अप ओपनिंग देखी, ये एक पैनिक रिएक्शन ही था। और मुझे भी लगता है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ये प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वन वे जो रैली आई है इसमें बायर्स जो है उससे ज्यादा, ट्रेडर्स से ज्यादा स्पेकुलेटर्स ज्यादा है। और ये इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं है, ये एक एक्चुअली स्पेकुलेटिव डिमांड है जिसकी वजह से प्राइसेस अप आई है। मुझे लगता है जो भी बाय पोजीशंस में खड़े हो ट्रेडर्स, स्पेकुलेटर्स,
उन्हें थोड़ा भी कॉशियस होना चाहिए, अपनी पोजीशंस को बुक कर देना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट और करेक्शन आए, मुझे लगता है 62,000 तक प्राइसेस एक बार रिट्रेस हो सकती है, तब न्यू बाइंग कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मुझे भी लगता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अच्छा, तो प्रॉफिट बुकिंग आप कहाँ तक मानकर चल रही हैं, कितनी प्रॉफिट बुकिंग? जी, मैंने कहा 62,000 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस एक बार रिट्रेस होते हुए दिख रही है मुझे। कब तक? इस वीक में आ सकती है। 63,300 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूटता है तो मुझे लगता है नेक्स्ट 3-4 दिनों में हम 62,000 तक भी प्राइसेस को आते हुए देख सकते हैं। 62 पर आकर रुक जाएगा या फिर वहां से नई तेजी की शुरुआत? सी डिपेंड्स कि किस तरह की न्यूज़ पैन आउट होते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर से इमर्ज हुए हैं, काफ़ी उसपे होता है कि सेफ हेवन बाइंग कंटिन्यू रहती है कि नहीं। तो 3-4 दिन के बाद क्या नया न्यूज़ आता है, एज़ ऑफ नाउ जो करंट कंडीशंस है उस तरफ से लगता है कि मुझे 62,000 के आस-पास प्राइसेस एक बार करेक्ट होके थोड़ा कंसोलिडेट होगी। एंड ये मैंने महीना जैसे पहले भी कहा था कि दिसंबर मंथ मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज़ होना चाहिए, अगर ये बुल रैली को आगे कंटिन्यू होना है तो। कोई भी रैली तभी एक सस्टेन होती है जब उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन, 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन होता है, तो ही हम कह सकते हैं कि सस्टेन रैली है। इसमें भी अभी हम 2 स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, 1 स्टेप नीचे आना बाकी है। तो ये राय आपकी हो गई, इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन अब जरा आप बताइए, अमित खरे गोल्ड में क्या करें? हाँ जी मिथुन जी, नमस्कार। मेरे को लगता है अभी ट्रेडिंग के लिहाज से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। 63,400 के आसपास जो है इंट्राडे के लिहाज से ट्रेडर्स को एक फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। आज ही गोल्ड ने एक नया लाइफ टाइम हाई 64,000 के ऊपर का बनाया। मेरे को लगता है वो वापस फिर से इवनिंग सेशन तक या रात तक वापस फिर से रिटेस्ट हो सकता है। तो 63,100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 63,400 के करीब खरीदारी करें। 64,000 तक का टारगेट जो है इंट्राडे में वापस फिर से ट्रेडर्स को देखने को मिल सकता है। ओनली इंट्राडे के लिए ही दिख रही है। इंट्राडे के लिए है, लेकिन सर ये लोग जो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा करेक्शन आएगा, इससे आप सहमत नहीं हैं? मतलब ये मैं जो है ट्रेडिंग के लिहाज से बात कर रहा हूँ। गोल्ड में अभी वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो मैं अभी जो प्रेफरेंस दे रहा हूँ वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लिहाज से ही दे रहा हूँ। अभी करंट में चार्ट में मेरे को लगता है ये इंट्राडे में वापस फिर से हाई के आसपास तक टेस्ट कर सकता है। अच्छा, लॉन्गर टर्म में अगर देखा जाए तो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले, बट इंट्राडे के लिहाज से अभी चार्ट जो है काफी बुलिश दिखाई दे रहा है। गुप्ता जी आपका व्यू सर? मित्र जी, मेरा व्यू भी सेम है। मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन ये है कि अगर आप फिजिकल में देखेंगे तो जहां गोल्ड पहले करीबन 1,000 रुपीज प्रीमियम पे चल रहा था, अब वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। तो कहीं ना कहीं फिजिकल में हायर लेवल आने के बाद डिमांड का ना आना, क्योंकि जो प्रीमियम बिल्कुल जीरो हो गया है, वो ये शो कर रहा है कि फिजिकल के अंदर कोई खरीदारी इन लेवल पे नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कूल ऑफ का टाइम यहाँ पे होना चाहिए। थोड़ा कूल ऑफ मार्केट में आएगा तो ही फ्रेश खरीदारी देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये मौका है, जिन्होंने जनवरी में खरीदारी करी थी करीबन 55-56 हजार के आसपास, उन टारगेट्स के लिए कि 63-64 हजार के लेवल आएंगे, तो लेवल अब आ चुके हैं। तो बेटर है कि एक बार आप प्रॉफिट बुक करें। अपन न्यू ईयर का टाइम भी है, उसको एंजॉय करें और फिर जनवरी से फ्रेश खरीदारी के तरफ आते हुए देखें। तो मेरे हिसाब से तो ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, गोल्डन टाइम है, जहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 3-1 से मामला फंस रहा है, मतलब 3 लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग, खरे जी कह रहे हैं कि इंट्राडे में आप बाइंग भी कर सकते हैं। खरे जी, इन 3 लोगों को सुनने के बाद कुछ आप बदलेंगे कॉल, या आप अडिग हैं कि नहीं आज तो बढ़ेगा ही गोल्ड, खरीदना ही है? बिल्कुल, एज पर चार्ट अभी इंट्राडे में वापस एक बार रिटेस्ट कर सकता है, हाई जो इसने बनाया था। अच्छा, तो खरे जी अडिग हैं और खरे जी खरे हैं, मतलब अपने कॉल पे वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जो कह रहा हूँ वही होगा, बाकी लोग जो बोले हैं। खरे जी का ये कहना है, ठीक है। लेकिन अब जरा मेहता जी एक बात आप ये बताइए सर, कि आप भी कह रहे हैं करेक्शन आएगा, रेनिशा भी कह रही हैं, लेकिन जी जो ठीक है, एक तो मान लीजिए अमेरिका वाली बात, ठीक आप कह रहे हैं कि पुष्टि नहीं हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जिन इसके अलावा जो फेड वाली बात मार्केट को ट्रिगर कर रहा है कि मार्च से वहाँ पर दरें घटनी शुरू हो जाएंगी, और इस उम्मीद में भी मार्केट ने छलांग लगाई है, उसको लेकर के भी तस्वीर बहुत क्लियर नहीं है। अगर वहाँ से कुछ धोखा मिलता है तो क्या गोल्ड किसी बड़ी गिरावट की तरफ भी बढ़ सकता है मेहता जी? जी बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इंटरेस्ट रेट घटेंगे, और पूरा मार्केट उस स्टेटमेंट की वजह से एकदम उसमें ट्रिगर आया और एकदम मार्केट बढ़ा। यदि फेड ने जरा सा भी धोखा दिया और वापस कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो गई, क्योंकि वो चाहते हैं कि इन्फ्लेशन 2% से ज्यादा ना हो, तो आप समझ लीजिए कि गोल्ड को हम वापस जहां से ये रैली शुरू हुई थी $1820, वहां तक हम गोल्ड को वापस गिरता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इसमें फेड की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्हें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है या पूरी इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ
लेकर जाना है, ये उनके एक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके रिनिशा जी, आप भी इससे एग्री करती हैं कि अगर फेड जिस खबर के दम पर गोल्ड अभी उछल रहा है, अगर उस खबर में कोई बदलाव होता है फेड की तरफ से, या जो एक्सपेक्टेशन मार्केट की है उतना नहीं होता है, तब क्या कोई बड़ा डिप आप भी देख रही हैं प्राइस में? मृत्युंजय, हम हिस्टोरिकली देखें तो फेड ने जो जो कहा है जिस टाइम पर एग्जैक्टली वो चीज वो नहीं करते हैं। हमने हमेशा देखा है कि मार्केट कुछ और एक्सपेक्ट करता है, फेड कुछ और करता है, एंड काफी डिफरेंस होता है। पहले मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिड ऑफ 2024 में रेट कट्स आ सकते हैं। अभी ग्रेजुअली वो स्पेकुलेशन बढ़ के मार्च तक आ चुका है। इस वजह से हमने देखा है कि सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में देखी गई है और डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी गई है। ये पूरा मार्केट इसी स्पेकुलेशन में चल रहा है कि फेड रेट कट कब करेगा। बट और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 5 चीजें हैं, टॉप 5 फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को अभी सपोर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं वो कंटिन्यू है, बीच में थोड़ा नीचे आ गए, वापस अभी नई नई चीजें आ रही है। सेकंड, डी डॉलराइजेशन। थर्ड इज जो मैंने बताया फेड का जो मॉनेटरी स्टैंस है उसके ऊपर। चौथा, जो हमारी डिमांड किस तरह से पैन आउट होती है। इन्वेस्टमेंट डिमांड तो काफी स्ट्रांग है, ईटीएफ डिमांड अगर शुरू होती है तो वो प्राइसेस को सपोर्ट करेगी। रिटेल डिमांड काफी स्ट्रांग है अभी भी, बट इतनी हायर प्राइसेस पे हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और फिफ्थ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है रिसेशन कंसर्न्स। जिस तरह से इतने इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, नेक्स्ट ईयर ये भी आशंका है कि हम यूएस इकोनॉमी और बाकी इकोनॉमीज में रिसेशन आता हुआ देख सकते हैं। तो ये 5 फंडामेंटल फैक्टर्स है जो प्राइसेस को सपोर्टेड रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि यहाँ से वापस हम 2000 लेवल के $2000 के नीचे सस्टेन करेंगे। प्राइसेस 2000 तक एक बार करेक्ट हो सकती है, रिट्रेस हो सकती है क्योंकि काफी रैली आ चुकी है, पर मुझे लगता है 2000 के आसपास कंसोलिडेट होके वापस आप एक न्यू बुल रैली देखेंगे नेक्स्ट ईयर। तो मैं यहाँ से 62,000 डाउन साइड में इंडियन रुपीस में और डॉलर डाउन से 2000 तक एक बार देख रही हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन, बट ओवरऑल व्यू मेरा पॉजिटिव है। ओके बहुत शुक्रिया रिनिशा आपका और मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना डिटेल व्यू देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और गोल्ड के बाद अब बात करते हैं जीरे की। जीरे में आज कमाल हुआ, 6% का लोअर सर्किट। दिनेश भट्टर हमारे साथ हैं और किशोर शाह हैं, जीरे के 2 महारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। भट्टर जी, क्या हुआ आज जीरे में, क्यों इतना नीचे? नमस्कार मृत्युंजय भाई। आज जीरा में क्यों हुआ, सब पूरी एग्री कॉमोडिटी पूरे वायदे में 2% से 6% घटाई है। पूरे का पूरे गवार कम घट गया, घट गई, सीओसी घट गई, धनिया में 4% सज गई, पूरा 12 लाख मजार हो गया। एनसीडीएक्स में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर है ही नहीं। और एक तो जीरा घटने का कारण एक तो बिजी कंटिन्यू अच्छी हुई है और स्विंग डेटा भी बढ़ के आने लग गए, और दूसरा क्या है वह थोड़ा सा व्यापार भी कमजोर है। एक्सपोर्ट का व्यापार ओनली पाकिस्तान है। अभी बीच में मार्केट अप हुआ, 30-40 रुपए किलो बढ़ा तो थोड़ा एक्सपोर्ट नीचे में आया था, ऊपर वापस कम हो गया। तो अभी 22 लाख बाजार में कमजोर वॉल्यूम में ऐसी गड़बड़ आती रहेगी सर। तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है ना जीरे में? अरे इसके अंदर कोई सही पूछो तो इसके अंदर माइंडलेस एनसीडीएक्स ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि एनसीडीएक्स में बाहर है ही नहीं। मतलब सीधा सीधा आज मार्केट में क्या हुआ, 5-6 कम्युनिटीज के अंदर 5-6 कम्युनिटी पूरी की पूरी सब घट गई। एक ऐसा गवारगम में क्या हुआ, गवार ऊपर दिखती है फिजिकल मार्केट से, दम 125-30 रुपया एनसीडीएक्स से ऊपर दिखता है, पाउडर की डिमांड अच्छी, फिर भी मार्केट टूट गई। तो मार्केट समझ आ रही है, डिमेट के अंदर माल ज्यादा लगा हुआ होता है, जब डिमेट में ज्यादा लगता है तो फिर उसके अंदर माइंडलेस ऑटोमेटिक बाजार खराब हो जाता है और उसमें कुछ ताकत लगाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब ये बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ग्वार को लेकर मेरे पास कुछ मैसेज आए हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो ग्वार का दिसंबर है, गुजरात के हर स्टेशन पर 300 प्लस, मतलब एनसीडीएक्स पर जो दिसंबर का वायदा है ग्वारगम का, उससे 300 रुपये प्लस बिक रहा है। उसमें कई जगहों के नाम दिए हैं, ये आप लोग कंफर्म करें। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जो ऑडियंस है, जो पब्लिक के सब मतलब जो भेजा है वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जागड़िया है, विरमगांव, अहमदाबाद, गांधीधाम, धानेरा, सभी के भाव ये कहा जा रहा है कि 300 रुपये प्लस हैं। उसके बाद भी ग्वार नीचे बंद हो रहा है। किशोर जी क्यों? नमस्कार सर मृत्युंजय जी। क्यों? देखो अब क्या है, एक्चुअली बाजार आज की तारीख में भट्टर जी ने बताया वैसे ही है कि सेलर इस पर हावी है
बिकवाली भी थोड़ी बड़ी है, ऊंझा के अंदर भी सबको माल बेचना है। और मेन आज का रीजन मैं था तो बाजार ग्वार पे घटने पहले का। पूछ रहा हूँ आपसे, पहले ग्वार पे पूछ रहा हूँ कि ग्वार में ये कहा जा रहा है कि स्पॉट में 300-300 रुपए प्लस बिक रहा है गम, ये आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग जगहों एक्चुअली क्या है कि हाजिर के अंदर डिमांड तो बनी हुई है, अच्छी है, लेकिन क्या है कि एनसीडीएक्स के अंदर सेलर हावी हुए, इसके हिसाब से बाजार टूट रहा है। और ये तो आप देखो शुरू से आपने भी आंकड़े निकालते थे, सेमिनार में सब आंकड़े निकले थे, उन आंकड़ों की वजह से भी तेजी नहीं है। इसका मतलब कोई एनसीडीएक्स के अंदर सेलर हावी है और वही हावी के हिसाब से उसका लाभ ले सकता है कि डिमांड नहीं है तो लाभ ले लो। लेकिन हाजिर के अंदर स्टॉक की डिमांड है, जैसे गुजरात के अंदर विसनगर के अंदर मैंने कल पूछा था तो वहाँ भाव हाजिर ऊपर बिक रहा है, लेकिन जैसे आज बाजार तोड़ा कल वहाँ बाजार वापस नीचे हो जाएगा और बिक रहा है, ये बात ठीक है। अच्छा जीरे में क्या हो रहा है किशोर जी, जीरा क्यों जीरे के अंदर ये कि आज सोइंग के आंकड़े अच्छे आ गए, लगभग 10 लाख हेक्टर के पार हो चुका है राजस्थान गुजरात मिला के। अच्छा इसके हिसाब से चलो अभी। और मेन देखो जीरा तो चलो मतलब ये था कि भाई बढ़ के आएंगे, लेकिन धनिये के अंदर भी आज आंकड़े 97,000 के पार हो गए, इसके साथ धनिये के अंदर भी सर्किट लग गया। मतलब भट्टर जी, धनिया तो स्ट्रॉन्ग था कि वो बोले 40% ही वाले, उसका भी बीजे 55% हो गया सर। जो बात भट्टर जी कह रहे हैं आप सहमत हैं उससे? हाँ, सोइंग के आंकड़े के हिसाब से बाजार टूटा है सर। तो मतलब आप सहमत हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आज लड़े नहीं है तो वैसे आमतौर पे आप एक दूसरे से सहमत होते नहीं आप हैं। ऐसा टॉपिक लाओ जो लड़ लेना हम। मतलब आप दोनों एक बीच पे आ गए हैं ऐसा भट्टर जी? नहीं, आज है ऐसा बाहर किशोर जी से कोई गिला शिकवा नहीं है आपको भट्टर जी? डिमांड बिल्कुल मतलब बनी हुई है कि देखो आज मतलब तमिलनाडु के भी साइक्लोन है, जी साउथ की डिमांड बिल्कुल रुक गई है सर। हाँ बोलिए भट्टर जी। तो उसका भी अभी जीरे के अंदर वायदा ही सस्ता है, ये कंटिन्यू पिछले 2-3 महीनों से यही चल रहा है। फिजिकल के अंदर आज भी कच्चा माल हमारी मंडी के अंदर वायदे से कच्चा माल, किसान का कच्चा माल वायदे से 20 रुपए किलो ऊपर बिकता है और ऊंझा में भी बिकता है अच्छा माल, ऐसा नहीं है। इसमें जो मंडी है ना वो जो हल्के मालों की है उसमें थोड़ा भाव नहीं लग रहा है और इसकी सप्लाई रहती है एक्सेंज की। और सबसे बड़ी अच्छे मालों की कमी 2-3 महीनों से है, अभी भी कमी है। और डोमेस्टिक के अंदर ऊपर के माल 500 रुपए में आज भी बिक रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिक रहा है। और सेंटरों में माल नहीं है और जो जितनी जरूरत है उतने ही डिमांड करते हैं, जिसको जितनी जरूरत है उतनी ले रहा है। तो सामने नई क्रॉप दिख रही है, 2.5 महीने से नई क्रॉप आएगी, तो 2.5 महीने की जो डिमांड की सप्लाई का जो रेशियो है वो माल भी कोई ज्यादा नहीं है कि भाई माल भी एक्सेस ज्यादा है इसलिए बाजार घट रहा है, ऐसा भी नहीं है। पर एनसीडीएक्स के अंदर वायदे के अंदर बहुत कमजोर वॉल्यूम है, मतलब 10 लॉट के अंदर 4-5 रुपए किलो घटता है बढ़ता है, ऐसा तो इसके अंदर वॉल्यूम है। तो एनसीडीएक्स एक तरह का व्यापार में अभी इस प्लेटफॉर्म पे जो व्यापार चल रहा है इस तरह का फेल टाइप एनसीडीएक्स काम कर रहा है। कोई इसके अंदर है ही नहीं कि भाई एनसीडीएक्स से जोड़ा जाए फिजिकल से, फिर भी इसको सब फॉलो करते हैं। मार्केट डाउन होता है तो गिरेज रुक जाता है लेने के लिए, तो मार्केट और खराब हो जाता है, तो वापस लेना क्या जाएगी तो ऊपर नहीं रहोगे सर्किट लग जाता है। हाँ तो बाहर का लग जाएगा, डालो नीचे का सर्किट लग जाएगा। ये कम वॉल्यूम का ये बेनिफिट मिल जाता है सेलर को। बस कोई है ही नहीं सर इसके अंदर, बाहर सेलर इसके अंदर कोई डंका ही नहीं है इसके अंदर। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया भट्टर जी आपका, किशोर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में भी तेज गिरावट है। अनुज जी क्रूड में क्या करें? देखिए क्रूड में सेंटीमेंट नेगेटिव होते हुए दिखाई दिए हैं। जिस तरीके से सप्लाईज बढ़ी हैं, क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ी है, उससे एक नेगेटिव सेंटीमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि क्रूड में अभी बिकवाली का ट्रेड देखना चाहिए। ऊपर अगर बाउंस बैक आता है करीबन 6,220 के आसपास तक तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 6,300 का स्टॉप लॉस है, टारगेट नीचे करीबन 6,070 6,050 तक देखा जा सकता है। हमें लगता है कि क्रूड में टेक्निकल भी डाउन और फंडामेंटल भी डाउन होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके चलिए अब हम कुछ सवाल लेते हैं। उमेश है हमारे साथ एमपी से, पूछिए उमेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। मेरी चांदी में 77,900 की खरीदी है इंट्राडे के हिसाब से। 77,900 की? जी। अच्छा क्या करें खरे जी? जी ट्रेडिंग को इंट्राडे के लिए ही रखना चाहिए। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 77,200 रुपए के स्टॉप लॉस का ये बने रहे। मुझे लगता है इवनिंग सेशन तक वापस फिर से 78,500 तक के भाव मिल सकते हैं, वहां पे एक बार जरूर निकल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर अमित है नासिक से, पूछिए अमित जी। अमित जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी पूछें। हाँ, मेरा सिल्वर माइक्रो पे सवाल है। सिल्वर माइक्रो का मैंने 2 लॉट शॉर्ट करके रखे हैं 76,800 से, और मुझे पोजीशन ऐड करनी है, तो कहाँ पे ऐड की जाए? करना चाहिए
देखिए सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो सिल्वर का एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो अगर यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड आपको नहीं लेना चाहिए। अगर थोड़ी भी डिप मिलता है तो हमारी सलाह है कि उसमें से निकल जाएं, क्योंकि सिल्वर जो है गोल्ड के मुकाबले हमें काफी अच्छा लग रहा है। तो अगर जो भी टिप मिलता है वहां पे हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। बिकवाली का ट्रेड अभी सजेस्टेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट कॉलर कैलाश चंद्र मोदी हैं सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। सर मेरा नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा मेगा लॉट 2 सेल किया है पूरे 77,000 में सिल्वर। 77,000 में आपने बड़ा लॉट सेल किया है। तो खरे जी, क्या व्यू इनके लिए आपका? इनके लिए सलाह रहेगी कि मौजूदा स्तरों पे ये निकल जाएंगे। कि ओवरऑल देखा जाए तो अभी तेजी ही चार्ट पे दिखाई दे रही है। 100-200 रुपए का फॉल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर मौजूदा स्तरों पे इनको निकल जाना चाहिए। मेरे को लगता है प्राइस इवनिंग सेशन तक वापस फिर से 78,500 के आसपास का टेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश है तो सेल करने की सलाह मिलेगी, निकल जाए। जी, बहुत शुक्रिया खरे जी आपका, और अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन कॉटन की गुणवत्ता और किसानों के हितों को लेकर सरकार टेस्टिंग लैब्स बनाने की तैयारी में जुट गई है। कुल मिलाकर कॉटन के उत्पादन और उसकी क्वालिटी को लेकर सरकार बड़ा फोकस कर रही है। आइए इस पर आपको सुनाते हैं कि इस पर हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से सवाल पूछा है और उन्होंने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। ये पूरा प्रोग्राम भारत के कॉटन के क्षेत्र में हर व्यक्ति को लाभदायक रहेगा। जहाँ तक हमारे किसान भाई बहन हैं, उनको कई बार जानकारियों के अभाव में पता नहीं चलता है कि कैसे उनकी आमदनी बढ़ सकती है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि विभाग के साथ और माननीय तोमर जी के साथ हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं, और साथ में टेस्टिंग लैब्स के साथ साथ कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे टेक्सटाइल के एसोसिएशंस और प्राइवेट सेक्टर सब मिलके किसानों की जानकारियां, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ, उनकी आमदनी बढ़ेगी। इसका लाभ होगा कि जिनिंग स्पिनिंग में अच्छा कॉटन मिलेगा, स्वाभाविक रूप से उसका लाभ होगा कि अच्छा फैब्रिक बनेगा, और फिर हमारे जो फैशन डिजाइनर्स इतने सुंदर डिजाइन्स बनाते हैं, उसको लेके हम दुनिया भर में भारत के कॉटन टेक्सटाइल्स को प्रसिद्धि दे पाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।